अष्टम परिच्छेद। हल्दी घाटी का सूत्रपात। मानसी चले गए। हृदय में प्रतिहिंसा की प्रचंड ज्वाला धधक रही थी। प्रताप का किया हुआ अपमान मानसिंह को असह्य रहा था। आशा की पूर्ति न होने पर क्रोध का प्रबल रूप धारण करना बिल्कुल स्वाभाविक था। दिल्ली तक तमाम रास्ते में वे यही सोचते गए कि किस तरह प्रताप की ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। मानसिंह शोलापुर विजय करके लौटे थे, इसलिए दिल्ली में उनका बड़ा स्वागत हुआ। स्वयं बादशाह अकबर किले की फाटक तक चलकर उनसे मिले। बड़े प्रेम से उन्हें भीतर अपने कमरे में ले गए। एकांत में उनसे युद्ध संबंधी सब बातों की जानकारी हासिल करने लगे। मानसिंह के चेहरे पर वो रोशनी न थी जो विजयी मनुष्य में होनी चाहिए। अकबर को उनका चेहरा देखकर पहले ही आश्चर्य हुआ था। युद्ध की विजय पर संदेह हुआ, परंतु खबर झूठ नहीं हो सकती। कभी कभी उन्हें विश्वास भी होता रहा। फिर मानसिंह के मार्गश्रम को ही उनके मुरझाए हुए मुख का कारण समझा। अकबर के प्रश्नों का उत्तर मानसिंह अन्य मंच खोकर दे रहे थे, पर जैसे उनके प्रश्नों से उनका कोई संबंध न हो, जो उसे युद्ध में देते ही नहीं। अकबर से न रहा गया। आश्वय से उन्होंने पूछा, राजा मानसिंह, बाप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। एक दूसरी बात पैदा हो गई है। मैं क्या कहूं शाह से, मेरा घोर अपमान किया गया है। किसने आपका अपमान किया? क्या उसे मालूम नहीं था कि मानसिंह कौन है? मेरी समझ में नहीं आ रहा मानसिंह, मामला क्या है? साफ साफ कहो। मैं महाराणा प्रताप से मिलने गया था। मेरा मतलब यह था कि उसे शाह से मिलने के लिए राजी करूं। उसे समझाओ कि हट छोड़कर दूसरे राजपूतों की तरह वह भी मिले और सुख से रहे। बागी होकर ज्यादा दिनों तक उसका रहना दुश्वार है। शाह से कहते हुए मेरा खून खोल रहा है कि उसने सम्राट का अपमान किया। मुझे कहा कि जहांगीर को अपनी बहन देकर अब मुझे नसीहत करने आए हो। तब आपने इस गावा राजपूत के लिए क्या सोचा? मैं चाहता हूं कि इसको कब्जे में लाऊं। शाह का ये बागी राह पर आए, नहीं तो राजपूत भर में ये आग फैलेगी और तमाम गंवार राजपूत शाह के खिलाफ बलवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करो। मैं जरा और सोच लूं। अच्छा, आज तुम जाओ, आराम करो। मानसी चले गए। अकबर अपने कमरे में अकेले बैठे हुए सोचते रहे। जिस बुनियाद पर इतने बड़े साम्राज्य की उन्होंने प्रतिष्ठा की है, उसका विरोध करने वाला एक राजपूत शाह का सामना करने के लिए तैयार। उसे अपने वश में लाना जरूरी है। मानसिंह ने ठीक कहा है कि ये आग तमाम राजपूतों में फैल सकती है, और राजपूतों से बढ़कर मुगल साम्राज्य का शत्रु कोई नहीं है। दूसरे दिन शाह ने अपने चुने हुए सरदारों को बुलाया, जो राजपूत थे और राजपूतों के कुल भेद जानते थे। सबसे पहले सम्राट को शक्ति सिंह की याद आई। इस दिन के लिए ही उन्होंने शक्ति सिंह को रखा था। सचाद याद कर रहे हैं? ये सुनते ही शक्ति सिंह को जैसे स्वर्ग का राज्य मिल गया। जब एकांत में अकबर के पास पहुंचे और बड़े आदर से अकबर ने उन्हें बगल में बैठाया, तब तो उनकी रही सी अक्ल भी आनंद रस में घुलकर पिघल गई। उन्होंने अपने को महाभाग्यवान समझा और शोग्रही मानसिंह की तरह किसी उच्च पद पर अधिकार करने की कल्पना करने लगे। अकबर ने बड़े प्रेम से पूछा, शक्ति सिंह, आज एक जरूरी काम आ पड़ा है और वो तुम्ही से पूरा होगा। मैं शाह की आज्ञा पूरी करने के लिए कोई बात उठा न रखूंगा। शक्ति सिंह ने गर्व से सीना तान कर कहा, मुझे पूरा विश्वास है शक्ति सिंह, तुम्हारा बदला चुकाया जाएगा। वो दिन तुम्हें न भूला होगा जब प्रताप ने तुम्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। तुम्हारे लिए कोई इंसाफ नहीं किया, तुम्हारी जान की कुछ भी कीमत नहीं समझी। हां, शाह। शक्ति सिंह शंका की दृष्टि से अकबर को देखने लगे। अब तुम हमारी फौज लेकर अपना बदला चुकाओ। तीव्र दृष्टि से शक्ति सिंह को देखते हुए, मैं हर तरह से शाह की आज्ञा पालन के लिए तैयार है। कितनी फौजा चाहिए तुमको? फौज से काम न होगा सचाद। राजपूतों को फौज के बल से वश में करना कठिन है। फौज तो बहुत बड़ी चाहिए ही, साथ ही तोपों की भी जरूरत है। राजपूत अगर हटेंगे तो तोपों की मार खाकर सामने से लड़कर उन पर विजय पाना असाध्य है। कितनी फौज और कितनी तोपें चाहिए? कम से कम 2 लाख सैनिक और 50 तोपें। सेना? हाँ शाह, प्रताप की 22,000 सेना सदैव देश की रक्षा के लिए तैयार रहती है। वे 22,000 वीर आपकी 2 लाख सेना के लिए काफी है। प्रताप को मदद देने वाली भीलों की मार अभी आपने नहीं देखी। पर्वत पर आपकी 2 लाख काम आ जाएगी और वे 22,000 वश में न आएंगे।
यदि तोपों से उनकी काफी सहायता न की गई। तीर तलवार और बो की मार से वीर राजपूत हटने वाले नहीं, और आजकल तो उनके अंदर एक नया जोश भी फैला हुआ है। ये वर्षों से संचाद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के टूटने के बाद से उनके अंदर एक आग सुलग रही है। अगर पूरी तैयारी से न जाया जाएगा तो सम्राट के गर्वित मस्तक को वे अवश्य झुका देंगे। ठीक कहते हो शक्ति सिंह। अच्छा, तुम्हारी सलाह से सेना तैयार की जाएगी। अब तुम जाकर आराम करो। शक्ति सिंह चले गए। इसके बाद राजपूतों के कई लाडले लालों को बुलवाकर अकबर ने राय ली। मानसिंह भी आए। निश्चय हुआ कि सतवाद के प्रतिनिधि स्वरूप सेना के नायक सलीम रहेंगे। मोहब्बत खां, मानसिंह, शक्ति सिंह उनके सहायक होकर रहेंगे। ऐसा ही हुआ। मुगलों की विराट सेना के पद्दर्भ से मैदनी काप उठी, लोगों के हृदय हिल गए। जिस रास्ते से होकर वो सर्पाकार विशालायतन लंबी सेना निकलती थी, धूल से आकाश भर जाता, सूर्य ढक जाता, दिन में अंधकार हो जाता। सबके हृदय में विजय का निश्चित रूप चित्रित था। सब लोग आनंद में तराने छेड़ते हुए चले जा रहे थे। इतनी बड़ी सेना अकबर के समय में और कहीं भी नहीं भेजी गई थी। सिपाहियों के हृदयों में लूटकर घर भरने की धुन, लूट की रकम के अनेक रंगीन चित्र उठते और उन्हें बहलाकर मार्ग श्रम की सहन शक्ति दे जाते। इधर प्रताप भी निश्चिंत न थे। यूं तो पहले ही से वे वीरव्रत के उपासक हो रहे, परंतु जब से मानसिंह का अपमान हुआ, वे प्रताप को चेतावनी देकर गए। तब से विशेष रूप से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। 22,000 राजपूत स्वदेश के नाम पर अपने प्राणों की आहुति चढ़ाने प्रताप के साथ मुगलों से लोहा बजाने के लिए तैयार थे। हल्दी घाटी का नाका इन वीरों की विजय ध्वनि से गूंज रहा था। खदेव ये मुगलों के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हल्दी घाटी की स्थिति बड़ी ही सुरक्षित है। इसके उत्तर में कुंभलमेर या कमलमीर, जो उदयपुर से 40 मील और मेवाड़ के दक्षिण एक पहाड़ी पर बसा है। दक्षिणा में रिकुंभनाथ और पश्चिम में मीरपुर से सातोल तक इसकी सीमा है। इसकी लंबाई चौड़ाई 10 मील के लगभग होगी। चारों ओर से दुरारों पहाड़ियों घेरे हुए बीच का स्थान, जैसे पहाड़ के कोट के भीतर एक सुरक्षित जगह हो। यहां भी अनेक छोटे बड़े पहाड़ और पहाड़ी नदियों, हरी मरी भूमि, उपत्यका और निर्जन अरण्य विराजमान है। प्राकृतिक शोभा की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। इसे मेवाड़ का काश्मीर कहना चाहिए और वीरत्व की दृष्टि से मेवाड़ की धर्मापली समझना चाहिए। सहसा बाहर से शत्रुदल यहां आक्रमण नहीं कर सकता। चारों ओर से इतने संकीर्ण पहाड़ी मार्ग इसके भीतर आने के हैं कि एकाएक विशाल वाहिनी इसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। अनेक दुरारों पार्वत्य पथ है। एक ऐसे ही पण का नाम हल्दी घाटी है। ये कमलमीर के पास ही है। बाहर से आक्रमणकारियों के भीतर घुसने का यही मार्ग है। अजमेर से होकर आने वाली फौज के लिए यही रास्ता है। प्रताप अपनी सेना के साथ इसी स्थान की रक्षा कर रहे थे। यहां 22,000 सेना का जमघट था। होशियार रहकर सब सशत्रु की बाट जो रहे थे। यहां के रक्षकों में भील थे। ये जितने लड़ाके थे उतने ही साहसी। प्रताप को इन्हीं का सबसे अधिक भरोसा था। पहाड़ की लड़ाई में इनसे जीतकर लौटना बड़ा मुश्किल था। प्रताप की शक्ति के आगे आत्मसम्मान पर मर मिटने वाले रहे ये लोग। ये बड़ी भक्ति से उनकी आज्ञा का पालन करते थे। प्रताप ने इन्हें अपने वश में कर इन पर किसी दूसरे प्रकार का दबाव नहीं डाला। ये पहले ही की तरह स्वच्छंद भाव से विचरण करते, शिकार करते और अपने अपने काम करते तथा बाल बच्चों में सुख से रहते थे। प्रताप की विपत्ति देखकर ये लोग बड़े उत्साह से उनकी मदद कर रहे थे। उधर सलीम और मानसिंह की संरक्षता में विशाल मुगल सेना प्रताप का गर्व खवं करने के लिए आ रही थी। 7 सहायक ये समरसिन के विधर्मी पुत्र महावत खां, राजा भगवानदास, आसफ खां संवद हाशिम, गाजी था सैयद महमद, निर्वक्ष, रायलूनकरण और शक्ति सिंह आदि। चैत्र सुदी 5 संवत 1633 को ये युद्ध यात्रा हुई थी और श्रावण बदी सप्तमी 1633 को प्रताप सिंह से इस भयानक युद्ध का आरंभ हुआ। श्रवण मास, चारों ओर से बादल घिरे हुए, दिन में भी घोर अंधकार। कभी कभी मेघों की गुरुगर्जना और बिजाली की ज्वाला में भ्रिकुटी पार्कव्य भूमि लता गुल्मों से ढकी हुई। एक एक झाड़ी के भीतर स्वदेश रक्षा के लिए सशस्त्र राजपूत वीरों का एक एक दल बड़ी सावधानी से शत्रुओं की प्रतीक्षा कर रहा है। दूर से गुप्तचरों ने संकेत किया कि शत्रुओं की सेना आ रही है।
बात की बात में बिजली की तरह वीर योद्धाओं में ये खबर फैल गई। महाराणा उठकर खड़े हो गए। एक बार अरावली पार्वत्य भूमि हर हर शंकर महादेव के भीम घोष से प्रतिध्वनित हो उठी। महाराणा ने एक बार आकाश की ओर देखा, फिर अपनी सेना के मध्य भाग में खड़े होकर कहने लगे, वीरों, आज मुगलों और राजपूतों की भाग्य परीक्षा का दिन है। स्मरण करो अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या शिक्षा दी है। क्षत्रियों के लिए बड़े भाग्य से ऐसा अवसर प्राप्त होता है। एक थी युद्ध भूमि, दूसरे धर्म और देश की रक्षा। मृत्यु के लिए इससे बढ़कर अवसर दूसरा न मिलेगा। वीरों, मानसिंह के उन गर्वित शब्दों को याद करो जो वे चलते समय सुना गए थे। आज मुगलों की सहायता लेकर वे हमें शिक्षा देने आ रहे हैं। भाइयों, ऐसे नीच कुलांगार क्षत्रिय की कुटिल भौं को देखकर डर जाना क्या हमारा धर्म होगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। नीच के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हमें आशा है कि हमारे वीर बहादुर उस नीच को और उसकी सहायता करने वाले को उचित शिक्षा ही देंगे। हमें विश्वास है कि आज एक एक राजपूत 5-5 शत्रुओं को मारकर मरेगा। अब समय नहीं है वीरों, अपने अपने स्थान पर हट जाओ और कभी एकत्र न होना, अलग अलग फटे रहना और अपने की सहायता फासला रखकर करना एक साथ सट जाओगे तो अधिक सेना के मरने का भय है। पहाड़ी लड़ाई में फटकर बढ़ना ही ठीक होगा। जाओ, भगवान एकलिंग तुम्हारी सहायता करें। महाराणा प्रताप सिंह की जय। अरावली की कंदरा कंदरा गूंज उठी। एक दूत ने आकर खबर दी, शत्रुओं की सेना बहुत समीप आ गई है, अब उनसे भिड़े बगैर ठीक न होगा। ये खबर पाते ही राजपूत वीरों में एक अद्भुत स्फूर्ति का संचार हो गया। आनंद दातिरेक से वे बराबर हर्षध्वनि करने लगे। महाराणा जानते थे कि एकाएक अपनी समस्त शक्ति के साथ मुगलों पर आक्रमण करना ठीक न होगा। थकी हुई सेना को विश्राम करने का समय न मिलेगा और यदि थोड़ी थोड़ी सेना के कई विभाग कर दिए जाएंगे तो वो सेना शत्रुओं की अगणित सेना के सामने ज्यादा देर तक न ठहर सकेगी। उन्हें मालूम हो चुका था कि मुसलमानों के साथ 2 लाख सेना और कई तोपें हैं। इस परिस्थिति में किस तरह की लड़ाई हमारे लिए विजयप्रद होगी, ये स्थिर करना है। महाराणा ने निश्चय किया कि पहले खंड युद्ध लड़ा जाए। जब तक हम ऊंचे पर है तब तक शत्रुओं को ऊपर चढ़ने से रोक रखना ही हमारे सुरक्षित रहने का अच्छा उपाय है। एक साथ कई तोपों की गर्जना सुनाई दी। महाराणा कुछ आश्चर्यचकित और अन्यमनस्क हो सोचने लगे, तोपों की काफी संख्या है। मुट्ठी भर सेना तोपों में आहुति देने भर को भी न होगी। यदि अपनी संपूर्ण सेना के जोर से शत्रुओं की तोपें छीन ले, नहीं, ये असंभव है। तोपों के पीछे 2 लाख पैदल शक्ति है। 22,000 सेना कब तक टिक सकेगी? हाँ, ठीक है सरदार चंदावत, सरदार चंद्रावता। सामने प्रणाम करके सरदार चंदावत कृष्णा आकर खड़े हुए। महाराणा ने कहा, परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं सरदार, कुछ सोचो। नहीं महाराणा, यहां तो आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सोचना मैंने नहीं सीखा। कितने गौरव का दिन है ये हमारे लिए। सुनो सरदार, पहले हमने कहा था एक एक दल अलग करके लड़ना ठीक होगा, परंतु नहीं, इसमें हमारी संख्या घट जाएगी। तोपों से हटकर लड़ना घातक है। तोपें छीन लो। 2 लाख के साथ 22,000 का सम्मुख समर ही अच्छा है। एक दल तोपों पर फौरन कब्जा कर ले। जब तक तोपों का मुंह बंद न होगा हमारे लिए बड़ी भयानक परिस्थिति होगी। हम काफी संख्या में मरेंगे। पहले ही धावा बोल दो। तोपों का मुंह बंद हो तो हम सब लोग उन वीरों की मदद करें। आज्ञानुसार कार्य करने के लिए प्रणाम कर सरदार चंद्रावत कृष्णा चले गए, परंतु थोड़े ही समय में प्रताप के पास दूसरी खबर लेकर लौट आए। प्रताप ने लौटने का कारण पूछा। सरदार ने कहा, महाराणा ने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार कार्य करना असंभव है, क्योंकि शत्रु सेना कई हिस्सों में बेटी हुई है। यदि हम लोग एक साथ धावा करेंगे तो हमारे घिर जाने का भय है। उधर मुगलों की सेना हम लोगों से कई गुनी अधिक है। तो तुम्हारी क्या सलाह है सरदार? जब जैसा उचित समझ में आए उसी के अनुसार सैन्य संचालन करना उचित होगा। अच्छा, चलो। प्रताप भी उठे। एक बार हाथ जोड़कर इष्ट देव को प्रणाम किया, फिर चारों ओर की पहाड़ियों को एक दृष्टि से कुछ देर तक देखते रहे, फिर प्रणाम किया। उधर से होती हुई बार बार तोपों की भयानक गर्जना सुनाई दे रही थी। अविचलित सिंह की तरह महावीर प्रताप सिंह
अपनी आंखों से समर भूमि को प्रत्यक्ष करने के लिए चल पड़े।